हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज मैं मेंटेनेंस के केस पर एक अलग पहलू से बात करने वाला हूं। अब तक मैंने आपको मेंटेनेंस पर अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग वीडियोस दिए, जजमेंट पर वीडियो दिए, कानून पर वीडियो दिए, स्ट्रेटेजी पर वीडियो दिए। आज का वीडियो ये थोड़ा सा अलग है। देखिए, जब भी हमने मेंटेनेंस का वीडियो बनाया और उसमें आपको समझाया कि आज के सिनेरियो में रजनीश वर्सेस नेहा आने के बाद कोर्ट लगभग हर मामलों में मेंटेनेंस तय कर रहा है, क्योंकि रजनीश वर्सेस नेहा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो मकसद था वो ये था कि पूरे भारत में मेंटेनेंस में एक ही व्यवस्था लागू हो, और उसको ध्यान में रखते हुए, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सारे कोर्ट एक जैसा ही कार्य कर रहे हैं, यानी कि पत्नी के पक्ष में कुछ ना कुछ मेंटेनेंस की अमाउंट ग्रांट कर दी जाती है। बहुत ही रेयर मामले होते हैं जहां पर ऐसा नहीं होता। तो मैंने आपको बताया कि भाई ऐसा है कि अगर आप मेंटेनेंस केस में कोई रेमेडी लेना चाहते हो तो वो दो ही जगह पर आज के समय पॉसिबल है। एक, जब आप अपना रिप्लाई फाइल करते हो, उस रिप्लाई में आप कितना बचाव कर सकते हो, कितना सिस्टमेटिकली और स्मार्टली अपना रिप्लाई फाइल करते हो वो। और सेकेंड, जो आपका एफिडेविट होता है वो भी आप एक फॉर्मेट निकाल के उस पर यस नो लिख के ना दें, बल्कि अपने एफिडेविट को प्रॉपरली ड्राफ्ट करें और जहां जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहां पर एक्सप्लेनेशन लिखें। ये दो ही चीजें हैं जहां पर आप अपना मैक्सिमम बचाव कर सकते हो। लेकिन आज का ये वीडियो दूसरे पहलू से मैंने बनाया, इस पहलू से कि मेंटेनेंस लग गया। अब मेंटेनेंस लगने के बाद कई बार लोग अवेयर होते हैं, उससे पहले उन्हें पता ही नहीं होता, या उससे पहले उन्होंने नेट पे भी जानकारी नहीं ली होती। उसके बाद उन्हें लगता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा लग गया, और उसके बाद वो नेट पे सर्च करने लगते हैं और उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। लेकिन तब तक अधिकतर ऑप्शंस खत्म हो चुके होते हैं, बचाव जो होना होता है वो खत्म हो चुका होता है। अब क्या करें, एरियर भी देना है, मंथली भी देना है। तो इस पर आज का मेरा वीडियो है कि अब आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर मेंटेनेंस की अमाउंट आप पे लगी गई है, अगर ऐसा हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत नेगेटिव में चले जाते हैं। एक तो आपके ऊपर मेंटल साइकोलॉजिकल प्रेशर मेंटेन हो जाता है, फाइनेंशियल बर्डन बहुत मोटा आ जाता है। बिकॉज जो ऑर्डर होता है वो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन मान लेते हैं 1 साल पहले डली थी, 1.5 साल पहले या 2 साल पहले डली थी, तो सारा पैसा आपके सामने एरियर के रूप में खड़ा हो जाता है। दूसरी बात, जो आपको मंथली पेमेंट करना होता है वो भी है। और तीसरी बात, यदि ये अमाउंट जो है ये सही नहीं है, ज़्यादा अमाउंट लग गई है, तो कई बार 8-8, 9-9 लाख रुपए एरियर बन जाता है। तो ऐसे में पति के लिए बहुत बड़ी परेशानी सामने आ जाती है कि क्या करें। अब आपको मैं बताने वाला हूं कि इससे आगे आपके पास क्या रास्ते हैं। हालांकि बहुत हद तक तो ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं जब एक बार गलत मेंटेनेंस बन गया, लेकिन फिर भी इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं वो आप आज के इस वीडियो में जान लें। सबसे पहला काम तो आप ये करें कि जैसे ही आपका ऑर्डर होता है, आपको लगता है कि ऑर्डर का क्वांटम जो है वो ज्यादा है, यानी जितना मेंटेनेंस बनना चाहिए था उससे ज्यादा आपका मेंटेनेंस बन गया है, तो सबसे पहले आप माइंड मेकअप कर लें कि इसको आपको चैलेंज करना है। और आप उस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी निकलवाएं, पिटीशन की सर्टिफाइड कॉपी निकलवाएं, डब्ल्यूएस की सर्टिफाइड कॉपी निकलवाएं, और दोनों पक्षकारों को जो एफिडेविट गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, उसकी भी एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवाएं और फटाफट हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर दें। यदि फैमिली कोर्ट ने पास किया तो हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, यदि डीवी एक्ट में पास हुआ है तो सेशन कोर्ट में चैलेंज होगा, बट मैंने चैलेंज कर दें। और जब आप इसको चैलेंज करेंगे तो जो अपनी आप क्रिमिनल रिवीजन फाइल करेंगे हाई कोर्ट में, उसके साथ में आप एक स्टे एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। अभी जो स्टे एप्लीकेशन आपकी होगी, इसमें आप स्टे मांगेंगे किस चीज पर, मेंटेनेंस पर, कि जब तक पूरी प्रोसीजर खत्म नहीं हो जाती, डिस्पोजल नहीं हो जाता, तब तक मेंटेनेंस पर रोक लगाई जाए, यानी आपको एरियर ना देना पड़े, यानी आपको मेंटेनेंस ना देना पड़े। अब दोस्तों, यहां पर पहले के समय तो ऐसा होता था स्टे मिल जाता था, पर आज के समय पे लगभग किसी भी केस में 100% स्टे आपको नहीं मिलेगा। या तो स्टे नहीं मिलेगा या पार्शियल स्टे मिलेगा। अब पार्शियल स्टे का मतलब क्या है कि मान लेते हैं 30,000 आपके ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया गया। अब हाई कोर्ट क्या करेगी, 30,000 को कम करके 20 कर देगी स्टे पर, कि भाई ऐसा है फिलहाल के लिए आप 20 पे करते रहो पर मंथ के हिसाब से, एरियर पे मत करो, 20,000 पर मंथ पे करते रहो टिल डिस्पोजल ऑफ दिस रिवीजन पिटीशन। तो जब तक रिवीजन पिटीशन डिसाइड नहीं होगी, उस पर्टिकुलर स्टे ऑर्डर के में जो अमाउंट आपको बताया गया वो आपको देना होगा। इसे कहते हैं पार्शियल स्टे। तो पार्शियल स्टे भी आपको मिल सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि स्टे एप्लीकेशन खारिज कर दी जाती है, यानी क्रिमिनल रिवीजन तो एक्सेप्ट हो जाती है कि ठीक है सुनते हैं, लेकिन तब तक आपको मेंटेनेंस कंटिन्यू देना होता है जो लोअर कोर्ट ने लगाया। दोनों ही परिस्थितियां हो सकती हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे तरीके से कोर्ट में खुद को प्रेजेंट करते हैं। यदि आपने कोर्ट को कन्विंस कर लिया तो आपको स्टे मिल सकता है, पार्शियल स्टे मिलेगा। आज के समय 100% स्टे लगभग नहीं मिलता है मेंटेनेंस के मामले में। अगला काम आपको यह करना है कि कई बार वाइफ अलग रह रही होती है, उसके बाद आप उसको खर्चा भी दे रहे होते हैं, बच्चा है तो बच्चे के लिए भी खर्चा दे रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो केस डाल देती है। अगर आपकी वाइफ ने भी ऐसा ही किया है और केस डाल दिया है, तो आप उसको जो खर्चा दे रहे थे वो तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जो खर्चा देंगे वो उसी खर्चे से अपने लिटिगेशन एक्सपेंसेस उठाएगी और आपके ऊपर ही केस फाइल करेगी, यानी आप ही के पैसे से आपके विरुद्ध लड़ेगी।
तो जब वो कोर्ट में आई गई है, वो अपना लीगल राइट मांगी रही है, तो फिर जो लीगली, क्योंकि लीगली मान लेते हैं आप उसको पैसा देते रहते हैं, तो जब ऑर्डर होगा वो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन होगा। फिर आप कहते हैं कि एप्लीकेशन आने के बाद तो मैं हर महीने इसको 10,000 रुपये दे ही रहा था या 20,000 रुपये दे ही रहा था, कोर्ट उसको एडजस्ट नहीं करेगा। मैक्सिमम केसेज में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, यानी आपको फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ही देना पड़ता है। तो इसलिए जैसे आपको पता चलता है आपके ऊपर केस फाइल हो गया, आप वॉलंटरी यदि कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे थे वो तुरंत बंद कर दें, और फिर जो आपको कोर्ट ऑर्डर करेगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिरी पॉइंट, कि 125 सीआरपीसी आपके ऊपर हो गया है, हो सकता है 498 और डीवी भी आपके ऊपर हो गया है, और फिर भी आपने अभी तक भी कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है, तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। सामने वाली पार्टी ने जो भी गलतियां की हैं, जो भी क्रिमिनल ऑफेंस किए हैं, उसके लिए उनके ऊपर काउंटर केसेज आपको दर्ज कराने हैं। इस पर दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी, तो वहां पे बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, सर कौन सा काउंटर केस, ये तो बताया नहीं, ये कैसे बताया जा सकता है, आपको कोई केस थोड़ी ना मैंने देखा है। ये तो एक जनरलाइज फॉर्म में वीडियो होते हैं फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज, कि सबको पता चले हमें करना क्या है, लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है वो तो पूरा आपके मामले पे डिपेंड करेगा। लेकिन यह है कि आप अगर काउंटर केसेस नहीं करते तो इन चीजों का आज के समय पे कोई भी समाधान नहीं है। मेंटेनेंस लग गया, आप जीवन भर मेंटेनेंस देते रहो। सामने वाली पार्टी दूसरी शादी भी कर लेती है, लेकिन आप साबित ही नहीं कर पाते उसने दूसरी शादी कर ली, आपका मेंटेनेंस चलता ही रहता है ताउम्र, और कम से कम 7, 8, 10 साल तक जितना भी चलेगा 498 का ट्रायल भी चलाते रहो। लास्ट में अगर भूल चूक से आपको सजा हो गई तो फिर कन्विक्शन भी झेलो। तो कुल मिला के रेमेडी क्या है? रेमेडी तो कुछ भी नहीं है, दो ही रास्ते हैं, या तो आप उनकी जायज नाजायज हर प्रकार की डिमांड को मान के सेटलमेंट कर लो, या फिर आप अपनी तरफ से तरीके से लड़ो। अब तरीके से का मतलब क्या है, उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, देखिए, लाभ उठाइए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।